मौद्रिक नीति सुधार, यहाँ छोड़ा था ना लास्ट क्लास में। ठीक है, तो अलग अलग समितियां बनाई गई हैं मौद्रिक नीति को सुधार करने के लिए। उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। ठीक है, प्री में क्वेश्चंस मिलेगा आपको, एक क्वेश्चंस मिलेगा रिकमेंडेशन से रिलेटेड। तो देखो, पहली समिति क्या है, उर्जित पटेल समिति 2013 में बनी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2014 में प्रस्तुत की। सुझाव क्या क्या दिए थे इसने, मौद्रिक नीति WPI के स्थान पर CPI मुद्रास्फीति पर आधारित होनी चाहिए, यह मान ली गई। ठीक है, जो मौद्रिक नीति है उसके लिए WPI का यूज ना करके CPI मुद्रास्फीति का यूज किया जाए। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या है, जो टैक्स लगाया जाता है ना, टैक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, जब वो मार्केट में उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है, तब वो जैसे जैसे प्रोसेस शुरू होती है तब तब उसके ऊपर टैक्स लगता है, और कंज्यूमर्स को तो टैक्स भी पे करना पड़ता है जब कंज्यूमर्स उस चीज को खरीदते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स में और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ये देखो, मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी चीज बनाएगी तो बल्क में बनाएगी वो। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे ढेरों बनेगी चीज। कोलगेट बना रही है तो एक कोलगेट थोड़ी ना बनाएगी, बहुत सारी कोलगेट बनाएगी। तो उस सारी की सारी कोलगेट को मार्केट उठा करके लेके जाएंगे, अलग अलग जगह एक एक डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी वो, एक एक पेटी एक एक पैकेट वगैरह ऐसा वो ले तो। ठीक है, तो जब मेरी कंपनी ने इतनी सारी कोलगेट्स वगैरह बना दी, इट मीन्स वो होलसेल है, हम होलसेल करेंगे उसकी। होल का मतलब पूरा, एक एक नहीं अलग अलग सेल करते, होलसेल की है। मार्केट में आप जाओगे, अभी मान लो सर्दियों में आप जाओगे गोभी खरीदोगे, गोभी आपको दुकान में यहाँ करके 10 रुपये 11 रुपये 20 रुपये किलो मिलेगी, लेकिन अगर आप होलसेल खरीदोगे ना उनकी पूरी की पूरी गठरी, तो आपको 3 या 4 रुपये किलो में मिलेगी। बस ये डिफरेंस है। तो उर्जित आर पटेल कमेटी ने यह बताया कि WPI के स्थान पर CPI मुद्रास्फीति पर आधारित होनी चाहिए। कारण क्या है, WPI जनता पर प्रभाव नहीं दर्शाता, यही कारण है। जनता पर प्रभाव क्यों, क्योंकि जनता तो टैक्स भी पे करती है चीजों को खरीदने में, लेकिन WPI तो तैयार माल है कंपनी में बना हुआ, उसके ऊपर टैक्स नहीं इंक्लूड किया गया। ठीक है, WPI में सेवाएं सम्मिलित नहीं होती। ठीक है, CPI में दोनों सम्मिलित हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों। RBI द्वारा मुद्रास्फीति दर को वर्तमान 10% से घटाकर अगले 2 वर्षों में 6 या कम करनी चाहिए। तत्पश्चात मुद्रास्फीति दर 4% ±2% बेसिस पॉइंट्स रखना चाहिए। समझ में आ गए। उर्जित आर पटेल कमेटी ने क्या बताया कि जो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट अब 10% है, 10% को घटाओ और अगले 2 साल में जो इन्फ्लेशन रेट है उसको 6% लेकर के आओ या कम करो। और उसको जब 6% कम कर लिया जाए तो 6% के बाद इसको एक 4% + 2% ± BPS रखना चाहिए। मतलब मुद्रास्फीति ज्यादा से ज्यादा 6% हो सकती है और कम से कम 2% हो सकती है। ये बताया था उसने कि इसके बीच में ही रखो, ना ज्यादा बढ़ने दो ना ज्यादा घटने दो इसको। RBI को लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण नीति अपनानी चाहिए, अर्थात मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य मूल्यों की स्थिरता होनी चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा था, मौद्रिक नीति के 2 उद्देश्य पढ़े थे हमने। सबसे पहला तो था मूल्य स्थिरता, दूसरा था आर्थिक वृद्धि दर। 2014 तक तो RBI ने मौद्रिक नीति में दोनों को साथ लेकर के चला था। ठीक है, लेकिन 2014 के बाद लक्ष्य नंबर 1 उनका लक्ष्य हो गया। ठीक है, फोकस उस पे होगा, वो था मूल्य नियंत्रण। ये इस कमेटी के बाद ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि 2013 में ये बनी, 2014 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ठीक है, तो मूल्य स्थिरता होना चाहिए, ये स्वीकार कर लिया गया। और 2014 के बाद मौद्रिक नीति का जो लक्ष्य था वो कितना हो गया, 1 पर हो गया, मूल्य स्थिरता। मौद्रिक नीति को सक्रिय बनाने हेतु सरकार को अपना राजकोषीय घाटा 3% GDP तक रखना चाहिए। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट जो मैंने बताया था। ठीक है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इस डेफिसिट होगा वो। ठीक है, मौद्रिक नीति को समीक्षा, मौद्रिक नीति की समीक्षा है। ठीक है, द्विमासिक अंतराल पर करनी चाहिए, तिमाही समीक्षा के स्थान पर हर 2-2 महीने में। हर 2-2 महीने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मौद्रिक समिति है, ठीक है, मौद्रिक पॉलिसी है, उसने क्या किया कि 3 महीने क्वार्टर में बनाती है, 3 4 बार होती है। लेकिन जो 3 महीने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बना दी, उस पॉलिसी के रिव्यू होना चाहिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी हमने बनाई थी वो कहाँ तक ठीक चल रही है। हर 2 महीने में उसकी समीक्षा होनी चाहिए जो 3 महीने की बनाई गई। RBI द्वारा 14 दिन से अधिक अवधि के रेपो लागू करने चाहिए।
14 दिन से अधिक अवधि के रेपो, रेपो का मतलब क्या होता है? रेपो एक इंटरेस्ट रेट होता है जिसके ऊपर आरबीआई क्या करती है? बैंकों को लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो रेपो हो गया। रेपो तो एक प्रोसेस होगी जो हमने पढ़ा था, लेकिन इंटरेस्ट रेट रेपो रेट हो गया। जिस रेट पर वो प्रोवाइड करती है वो रेपो रेट हो गया। और इसने क्या बताया कि 14 दिन के लिए ही नहीं, 14 दिन से ज्यादा का भी रेपो रेट आना चाहिए। 14 दिन वाला रेपो रेट भी रखा जाना चाहिए। मतलब किसी को 14 दिन के रुपए की जरूरत है, किसी बैंक को हो सकता है किसी को 14 दिन से ज्यादा की जरूरत हो, तो 14 दिन से ज्यादा के भी रेपो लागू करने चाहिए। मौद्रिक नीति की संरचना मौद्रिक नीति समिति द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है, मौद्रिक नीति कैसे होगी? मौद्रिक नीति समिति द्वारा की जानी चाहिए। मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, एक दो मेंबर होगा। तो देखो, बैंकों से अतिरिक्त तरलता को स्वीकार करने के लिए आरबीआई द्वारा स्थायी जमा सुविधा, ठीक है, बिना सरकारी प्रतिभूति की आवश्यकता वाली को शुरुआत करना चाहिए। ठीक है, जिस पर रिवर्स रेपो रेट ब्याज दर आरबीआई द्वारा दिया जाना चाहिए। रिवर्स रेपो रेट आरबीआई के द्वारा यह भी स्वीकार कर ली गई, क्योंकि बैंक अगर आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है तो रेपो रेट के हिसाब से देगा। लेकिन मान लो बैंकों को लोन की जरूरत थी तो आरबीआई प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन बैंकों को ज्यादा, बैंकों के पास पैसे हैं और वो ज्यादा पैसे आरबीआई में रखना चाहते हैं, तो भी आरबीआई उनके ऊपर इंटरेस्ट दे, तो आरबीआई ने इसको स्वीकार कर लिया था। रेपो रेट ज्यादा होगा कि रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा? रेपो रेट ज्यादा होगा, क्योंकि रेपो रेट वो रेपो रेट है जिसमें आरबीआई बैंकों को देता है। ठीक है, तो आरबीआई तो ज्यादा पैसे देगा। और जो रिवर्स रेपो रेट होता है उसमें बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, आरबीआई को पैसे की जरूरत नहीं है, तो ज्यादा रेट देगा क्यों? ठीक है, कम ही देगा वो। मौद्रिक नीति समिति 2016 में भी आई है। ये कौन सी है? मौद्रिक नीति की संरचना में विविध विचार एवं व्यापक दृष्टिकोण, एक नंबर उद्देश्य थे इसके। मौद्रिक नीति 2016 में बनी। दूसरा उद्देश्य क्या था? इससे मौद्रिक नीति संरचना में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी। ठीक है, इससे मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति के बीच समन्वय बढ़ेगा। राजकोषीय नीति तो सरकार के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा। तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों में हस्तक्षेप की संभावना है। ठीक है, इंटरेस्ट इनके टकरा सकते हैं, हितों का टकराव हो सकता है। इससे आरबीआई गवर्नर पर राजनीतिक दबाव की संभावना कम होगी। आरबीआई के गवर्नर पर राजनीतिक दबाव का मतलब सरकार का दबाव। ठीक है, संरचना क्या होगी इसमें? मौद्रिक नीति जो 2016 में बनी उसने क्या बताया? इसमें 6 सदस्य होंगे मौद्रिक नीति समिति में। ठीक है, उसमें कितने होंगे? 6 सदस्य होंगे। 3 सदस्यों को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, पहला सदस्य क्या होगा? आरबीआई गवर्नर, अध्यक्ष हो गया। आरबीआई डिप्टी गवर्नर, मौद्रिक नीति पर भारी, 4 में से एक। डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं ना। ठीक है, इनमें से एक को लगातार तीसरी बार चुना गया है, वो डॉक्टर है पात्रा। ठीक है, मोहित पात्रा या ऐसा कुछ पात्रा नाम उसका। ठीक है, और आरबीआई का एक अधिकारी, एक तो सदस्य है मैन गवर्नर, डिप्यूटी गवर्नर, ठीक है, और एक आरबीआई का कोई भी दूसरा एक अधिकारी। ये 3 पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, पदेन सदस्य का मतलब अगर आप आरबीआई के वो बन गए ना, तो आपको मौद्रिक नीति में आना ही आना है, आप ऑटोमेटिक बन जाओगे वो पदेन सदस्य। इस पद वाला ये काम भी करेगा, जैसे हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं ना। जैसे उपराष्ट्रपति क्या है? वो तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं ना, लेकिन उसको बताया जाता है कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वही उपराष्ट्रपति भी होता है। ठीक है, वो पदेन होगा। 4, 5 है इन्हें खोज सह चयन समिति, ठीक है, रिसर्च कम सिलेक्शन कमेटी, इसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होगा। एंड कैबिनेट सचिव इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ आईएएस। ठीक है, जिसका अध्यक्ष क्या होगा? कैबिनेट सचिव होगा। और सदस्यों में से एक सदस्य आरबीआई गवर्नर होगा। ठीक है, डिप्यूटी गवर्नर लगा लो। ठीक है, इनका 4, 5, 6 का कार्यकाल 4 वर्ष होगा। ठीक है, असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा, शशांक भिड़े पहले थे ये। ठीक है, उसके बाद ये चेंज हो गए। ठीक है, प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए। मतों की बराबरी की स्थिति में आरबीआई गवर्नर अपना निर्णायक मत दे सकता है। इसमें आरबीआई गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं है। कोरम क्या है? मीटिंग के लिए कम से कम 4 सदस्यों का होना अनिवार्य है और 1 वर्ष के अंदर 4 मीटिंग होनी चाहिए, 3-3 के क्वार्टर में, 3 महीने की एक कमेटी, 3 महीने में। ठीक है, मीटिंग के कार्यवर्त मतलब माइन्यूट्स जो है को 14 दिन बाद प्रकाशित किया जाना चाहिए। 14 दिन के बाद ही आते हैं। मान लो आज मॉनेटरी पॉलिसी बन गई,
तो न्यूज़पेपर 14 दिन बाद आएगा वो। ठीक है, सरकार अपना सुझाव लिखित रूप में मौद्रिक नीति समिति को भेज सकती है। सुझाव, मौद्रिक नीति समिति मौद्रिक नीति के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पॉलिसी रेट, जिसको रेपो रेट भी बोला जाता है, हमने पढ़ा था जब रेपो रेट पढ़ रहे थे, इसी को पॉलिसी रेट भी बोला जाता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी केवल इसी को निर्धारित करती है, बाकी इसमें प्लस माइनस करके निकाले जाते हैं। इससे पहले मौद्रिक नीति की संरचना निर्माण आरबीआई के गवर्नर द्वारा तकनीकी सलाहकार समिति की सलाह पर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि इससे पहले क्या होता था, मौद्रिक नीति की संरचना निर्माण आरबीआई के गवर्नर द्वारा तकनीकी सलाहकार समिति की सलाह पर किया जाता था कि कौन कौन से मेंबर होने चाहिए। उर्जित आर पटेल समिति ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति में 5 सदस्य सभी आरबीआई से होने चाहिए। उर्जित आर पटेल ने बोला था सभी आरबीआई से होने चाहिए और 5 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, जबकि श्री कृष्ण आयोग ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति में 7 सदस्य 4 आरबीआई से और 3 सरकार से होने चाहिए और वीटो भी होना चाहिए। इस आयोग ने यह भी कहा कि वित्तीय प्रणाली से संबंधित सभी अधिनियमों को समाप्त कर एक अधिनियम भारतीय वित्त कोड, इंडियन फाइनेंस कोड लागू करना चाहिए। भारतीय वित्त कोड पर सरकार द्वारा 2015 में चर्चा पत्र जारी किया गया। ठीक है, अभी तक बना नहीं है। आरबीआई एवं भारत सरकार के बीच मौद्रिक नीति ढांचागत समझौता, ये कोई समझौता हुआ है और आरबीआई के बीच और सरकार के बीच। ठीक है, क्या हुआ समझौता, देखो इसे 2015 में अपनाया गया और 2016 में से आरबीआई अधिनियम 1934 में सम्मिलित किया गया। कब अपनाया गया? 2015 और 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में सम्मिलित किया गया, मतलब 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करके इसको सम्मिलित किया गया कि भारत सरकार के बीच और आरबीआई के बीच क्या समझौता हुआ है। तो इसकी विशेषताएं क्या है इस समझौते की? आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना 2014 में हो गया था। 2014 के बाद मौद्रिक नीति का प्रथम उद्देश्य है अर्थात लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाया गया। मुद्रास्फीति का लक्ष्य प्रत्येक 5 वर्ष के बाद आरबीआई से परामर्श करके भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, इसी अनुसार 2016 से 2021 5 साल का पीरियड होगा, अवधि हेतु भारत सरकार द्वारा 4% +- 2% निर्धारित किया गया। ठीक है, मुद्रास्फीति की मुद्रास्फीति ज्यादा से ज्यादा 6% हो सकती है और कम से कम 2% हो सकती है। मुद्रास्फीति को लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मौद्रिक नीति उपायों पर मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। ठीक है, किन किन लक्ष्यों के माध्यम से वही इस एरिया को बनाए रख सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो जो जो वो गोल्स बनाएंगे वो मौद्रिक नीति समिति के द्वारा बनाए जाएंगे। अर्धवार्षिक अंतराल पर, मतलब 6 महीने के अंतराल पर आरबीआई को मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी 6 महीने के बाद। इसमें मुद्रास्फीति के स्रोत एवं 6 से 18 महीने का पूर्व अनुमान दिया जाएगा, मतलब अगले 6 से 18 महीने तक इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है इसके बारे में वो बताएंगे। यदि मुद्रास्फीति दर निरंतर 3 तिमाहियों तक 2% से कम या 6% से अधिक रहती है तो आरबीआई को मुद्रास्फीति के लक्ष्य प्राप्त करने में असफल माना जाएगा। ठीक है, मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल होने की स्थिति में आरबीआई को भारत सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, ये रिपोर्ट ऐसा हुआ है कभी इतिहास में? हुआ है, कोरोना काल में हुआ था। कोरोना काल में लगातार 1 साल तक जो मुद्रास्फीति है वो 6% से ज्यादा रही। ठीक है, तो आरबीआई ने अपनी लिखित रिपोर्ट दी थी कि प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण नीति, इसके अंतर्गत मौद्रिक नीति के अन्य उद्देश्यों पर मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता दी जाती है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण नीति ये अपनाई गई ना, कब अपनाई गई? 2014 के बाद आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करके, ठीक, मूल्य स्थिरता को अपना प्राथमिक लक्ष्य माना गया और किसके तहत, अर्थात मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण नीति को अपनाया गया। इसमें क्या, मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लाभ क्या है इसके अंतर्गत मौद्रिक नीति आरबीआई की जवाबदेही बढ़ेगी, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। मुद्रास्फीति के प्रति सरकार और आरबीआई को संवेदनशीलता बढ़ेगी, सरकार की और आरबीआई की। आरबीआई गवर्नर पर राजनीतिक दबाव की संभावना कम होगी। ठीक है, हानि क्या होगी? विकासशील देशों में सामान्यतः पूर्ति संबंधित कारणों से मुद्रास्फीति होती है।
ठीक है, विकासशील देशों में पूर्ति संबंधित कारणों से मुद्रास्फीति क्यों होती है, इसको समझा सकते हो? भारत में पूंजी की कमी है। पूंजी की कमी का मतलब जनसंख्या के तुलना में कारखाने कम है, और जब कारखाने कम है और जनसंख्या ज्यादा है, तो जनसंख्या ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, और कारखाने कम है तो सप्लाई कम है, पूर्ति कम है, और पूर्ति कम होने की वजह से ही इन्फ्लेशन होता है विकासशील देशों में। ठीक है, जिनका निवारण करने हेतु मौद्रिक नीति अधिक सक्रिय नहीं होती, इसलिए भारत सरकार ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण नीति की बजाय लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाया, क्योंकि मौद्रिक नीति पूर्ति को नहीं बढ़ा सकती, मांग को कम कर सकती है। ठीक है, आरबीआई की स्वायत्ता क्या है? ऑटोनोमी ऑफ आरबीआई। आरबीआई अपने डिसीजन कहां तक अपनी ऑटोनोमी के साथ ले सकती है, कहां तक वो सरकार की सिफारिशों को मान सकती है, कहां वो ना कह सकती है। आरबीआई एक अर्ध स्वायत्त निकाय है। अर्ध स्वायत्त निकाय का मतलब क्या है कि उसको हाफ ऑटोनोमी है और हाफ ऑटोनोमी नहीं है। हाफ जो मेंबर हैं वो सरकार के प्रभाव से मुक्त हैं, लेकिन सरकार अपना प्रभाव दिखा सकती है, जैसे 2016 में दिखाया गया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, आरबीआई से पूछा ना पूछा। ठीक है, क्योंकि सामान्यतः सरकार आरबीआई मौद्रिक नीति के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती, सामान्यतः सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती, परंतु बड़े निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, बड़े निर्णय सरकार ने ले लिया 8 नवंबर 2016 में। ठीक है, 1000 और 500 के नोट में माला चढ़ा दी गई। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 7 के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह जनहित में, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में, आरबीआई को निर्देश दे सकती है कि पब्लिक का इंटरेस्ट यहां है। लाभ क्या है? राजनीतिक तत्वों से मौद्रिक नीति प्रभावित नहीं होगी। राजनीतिक तत्वों से हानि क्या है? मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति के बीच समन्वय कम हो सकता है। दूसरा क्या है इसका? आरबीआई जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। ठीक है, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। जनता अगर क्वेश्चन पूछे तो आरबीआई नॉट रिस्पॉन्सिबल, जवाब देना दे। स्वायत्ता के पहलू क्या होते हैं? उपकरण स्वायत्ता, मौद्रिक नीति के उपकरणों को प्रयोग करने की स्वायत्ता है, मतलब आरबीआई के ऊपर डिपेंड है कि वो कैश रिजर्व रेशो कितना निर्धारित करेगी, एसएलआर कितना निर्धारित करेगी और रेपो कितना निर्धारित करेगी। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि सरकार के पास इतना एक्सपर्टाइज नहीं होता। सभी मंत्री मनमोहन सिंह नहीं हो सकते, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री थे वो, लेकिन हर एक अनपढ़ भी तो एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, और मंत्री भी बन जाते हैं। उद्देश्य स्वायत्ता क्या है? एक तो उपकरण की स्वायत्ता, एक उद्देश्य की स्वायत्ता, मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को निर्धारित करने की स्वायत्ता। फॉर एग्जाम्पल मुद्रास्फीति या वृद्धि, मुद्रास्फीति कितनी रखनी है, ठीक है, वृद्धि कितनी चलेगी, ये भी इसकी स्वायत्ता होगी। तो ये था अपनी मौद्रिक पॉलिसी, मुद्रा का जो मॉड्यूल था वो सारा होगा। अभी मुद्रास्फीति है, ठीक है, इसको आज ही करते हैं। मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के औसत मूल्यों में वृद्धि होने की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज ए सिचुएशन इन विच टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ये समझ में आया? टू मच मनी, 100 रुपए मान लो, इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, 100 रुपए में थोड़ी सी चीजें आ रही हैं, मतलब क्या होगा? चीजें महंगी होगी। ठीक है, टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, इससे मुद्रा के मान, वास्तविक क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर जो पैरिटी होती है उसमें गिरावट आ गई। यह प्रकार क्या? 2 प्रकार से होती है। मांग जन्य प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग से प्रेरित, जो डिमांड के कारण होती है। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था में समग्र मांग बढ़ने के कारण होती है। ठीक है, मूल्य स्तर प्राइस इतना है, प्राइस इतना हो गया, और नेशनल इनकम सरकार इतनी है। ठीक है, पहले इसको देखोगे, इस करो को, प्राइस रेट इतना है, ठीक है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम इतनी है, तो इस इतनी इनकम पर इतने प्राइस रेट पर इक्विलिब्रियम यहाँ आता है, ये डिमांड होगी, ये एग्रीगेट सप्लाई होगी। टोटल डिमांड इतनी है, टोटल सप्लाई इतनी है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। लेकिन क्या होगा, मान लो नेशनल इनकम बढ़ गई, नेशनल इनकम बढ़ गई तो डिमांड भी तो बढ़ेगी। डिमांड कैसे बढ़ेगी?
उसकी डिमांड तो बढ़ेगी। वेरी गुड। सैलरी बढ़ गई तो हमारी चीजों की डिमांड बढ़ेगी। हमारी सैलरी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, वाई। इनकम अगर बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी तो बढ़ गई ना। बढ़ेगी। ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड की नई कर्व आ गई। सप्लाई तो उतनी है फिर भी। यस। सप्लाई के ऊपर देखो, एग्रीगेट डिमांड इतनी बढ़ गई, डिमांड इतनी बढ़ गई तो मूल्य स्तर देखो ऊपर चला गया। मतलब ये क्या है, डिमांड बढ़ने से जो मूल्य स्तर में वृद्धि होती है वो क्या होती है, वो डिमांड से मांग जन्य प्रेरित या मुद्रास्फीति होती है। समझ गए? कारण देखो क्या है, क्यों बढ़ती है ये डिमांड और क्यों फिर मुद्रास्फीति बढ़ती है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, मनी सप्लाई में वृद्धि होगी, लोगों के पास ज्यादा पैसे आ गए, या यूं कह लो कि इनकम बढ़ गई, लोगों के पास ज्यादा पैसे आ गए तो डिमांड बढ़ गई। विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि, ये बात भी एक ही है। विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि होने का मतलब है कि रेमिटेंसेज आ गए, एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, पैसे आ गए तो डॉलर एक्सचेंज करेंगे, जो भी फॉरेक्स आ गया उसको एक्सचेंज करके मनी सप्लाई भी तो देनी पड़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, घाटे का वित्तीयन हो गया। घाटे का वित्तीयन का मतलब डेफिसिट हो गया, मनी प्रिंट हो गए, मनी प्रिंट हो गए तो वैसे ही सप्लाई बढ़ गई। फिर ये घाटे का वित्तीयन है। मैंने बताया था कि जब भी हम घाटे के वित्तीयन की बात करते हैं, हम हमारा मतलब होता है प्रिंटिंग करेंसी। ठीक है, प्रत्यक्ष कर में कमी होगी। ठीक है, प्रयोज्य में, प्रत्यक्ष कर में कमी होने से प्रयोज्य में वृद्धि कैसे। मान लो मेरी सैलरी 5 लाख है, सरकार ने ये कह रखा है कि भाई 5 लाख से ऊपर जिसकी भी सैलरी होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, मेरी आय 6 लाख रुपए होगी तो सरकार उस 1 लाख रुपए पे टैक्स लगाएगी। 5 लाख तक की तो छूट है, 1 लाख तक की क्या है, उसमें टैक्स लगाएगी। अब सरकार ने वो टैक्स कम कर दिया, मतलब क्या हो गया, अब सरकार को मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, मेरे पास ज्यादा बचेंगे। इट मीन्स मेरी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ गई। ठीक है, तो प्रयोज्य आय में वृद्धि होने के कारण भी डिमांड बढ़ेगी, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण भी डिमांड बढ़ेगी, काले धन में वृद्धि होने के कारण भी डिमांड बढ़ेगी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी तो भी डिमांड बढ़ेगी, बजटीय घाटे में वृद्धि होगी। बजटीय घाटे में वृद्धि होने का मतलब फिर घाटे का वित्तीयन करना पड़ेगा, करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी। ठीक है, निर्यात में वृद्धि होगी। निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी, हम ज्यादा माल देश से बाहर भेज रहे हैं, हमारे पास करेंसी ज्यादा आ रही है। करेंसी मतलब फोरेक्स बढ़ गया, फोरेक्स बढ़ गया तो मनी सप्लाई बढ़ गई, वो 1 और 2 पे हमने पढ़ा था। आयात में कमी होगी, आयात में कमी होने का मतलब हम फोरेक्स को बाहर कम भेज रहे हैं, आयात में कमी होगी तो फिर भी मनी सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि होगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस रेट इंक्रीज हो जाएगा, रुपए का मूल्य ह्रास हो गया। रुपए का मूल्य ह्रास होने का मतलब निर्यात में वृद्धि होगी, वैसे फोरेक्स फिर बढ़ गया। ठीक है, तो ये सारे जो कारण दे रखे हैं ना, अगर आप देखोगे ना, ये सारे कारण मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं और मनी सप्लाई डिमांड को बढ़ा रही है, इससे प्राइस बढ़ रही है। ऑटोमेटिक याद आएंगे, बस समझ के चलना है। दूसरा क्या है, दूसरा प्रकार क्या है, लागत जन्य प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है, यह समग्र पूर्ति में, सप्लाई में गिरावट आने के कारण उत्पन्न होती है। सप्लाई में गिरावट आ गई, ठीक है, जो सामान्यतः उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण आती है। सप्लाई में गिरावट कैसे कैसे आएगी वो कारण लिख दो। ठीक है, डिमांड है 100 चीजों की, चीजें आ रही हैं 90। अब जो 10 चीजें हैं, 10 लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज नहीं मिलेगी। सरकार वो, जिसको वो चीज चाहिए ना, वो जो 10 लोग हैं वो उन चीजों को लेने के लिए क्या करेंगे, किसी भी कीमत पे मिल जाए मुझे चीज चाहिए, प्राइस तो बढ़ेगा फिर। ठीक है, तो ये क्या है, सप्लाई में गिरावट आने के कारण। अब देखो क्या है, मूल्य स्तर पी दे रखा है। ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है, इक्विलिब्रियम यहां पर है। ठीक है, ये देखो कि नेशनल इनकम कम होगी, नेशनल इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो देखो ये एग्रीगेट सप्लाई है। सप्लाई जब लेफ्ट वार्ड चली जाती है, मैंने बताया था अपवार्ड चली जाती है, तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है। जैसे ही सप्लाई कम होगी वस्तुओं की, प्राइस रेट बढ़ गया। ठीक है, तो इससे ज्यादा खराब माना जाता है क्योंकि इससे राष्ट्रीय आय कम होती है। मांग जन्य प्रेरित को, उसको आपूर्ति जो जन्य मुद्रास्फीति होती है, आपूर्ति प्रेरित, इसको कम ज्यादा खराब माना जाता है। नेशनल इनकम कम होती है। कारण क्या है, उत्पादन लागत में वृद्धि या आगत के मूल्य में वृद्धि। उत्पादन लागत में वृद्धि, इसको समझा सकते हो कारण नंबर 1 को। उत्पादन लागत में वृद्धि होना मतलब जब जो कैपिटल जो है, जो पूंजी है, मशीनें वगैरह हैं, अगर वो हमें महंगी मिलेंगी तो, हाँ, या मैं किसी से लोन लेकर कोई भी फैक्ट्री को करूँ तो मेरे को अगर ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसे मिलेंगे तो मैं। इसके कई एग्जांपल्स हो सकते हैं।
ठीक है, मान लो कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल को करने के लिए, मशीनों को रन करने के लिए हमें ऑयल की जरूरत होती है, ऑयल के प्राइस बढ़ गए। मेरे पास मान लो 1,000 रुपए हैं और मुझे वो 1,000 रुपए का ही सामान प्रोड्यूस करना है मेरी कंपनी को, और 1,000 रुपए ही लगाऊंगा, मेरे पास और पैसे हैं नहीं, मान के चलो। तो क्या हो गया कि मेरी मशीन खराब होगी, मशीन में लग गए पैसे, रेट में बढ़ा दूंगा, सप्लाई कम होगी। मान लो तेल ज्यादा महंगा हो गया तो कुछ उस तरफ जाएंगे पैसे, डायरेक्शन बदल जाएगी उसकी, फिर सप्लाई कम होगी। मान लो सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए, तो टैक्स बढ़ा दिए तो क्या होगा, तो भी सप्लाई कम होगी। तो कई रीजन हो सकते हैं इसके। देखो, आगत के मूल्यों में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि उत्पादन करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स की हमें जरूरत होती है, कच्चे माल में वृद्धि हो गई तो सप्लाई कम होगी वैसे ही। ठीक है, अब इसमें देखो, कारक किराया बढ़ गया, वेतन बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया, लाभ बढ़ गया। ठीक है, मतलब फिर लगाएंगे कैसे, पैसे लगाने के लिए तो नहीं बचे ना। जैसे गैर कारक मूल्य में वृद्धि होगी, कैसे, जैसे कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि होगी, कच्चा तेल हो गया, उसके मूल्य में वृद्धि होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अब पूंजी बहुत कम बची है, और कम पूंजी के साथ हम कम ही प्रोड्यूस कर पाएंगे, ज्यादा नहीं। अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि होगी। अप्रत्यक्ष कर वेरी वेल गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर में मान लो मैंने पेन बना दिया, 10 रुपए खर्चा आया है, सरकार ने 3 रुपए का टैक्स लगा दिया एक पेन के ऊपर, तो 15 रुपए में बिक रहा हो, क्योंकि उसको भी तो चाहिए ना कुछ कमाई, जिसने पेन बेचना है रिटेलर को, तो 15 रुपए में बिकेगा वो, और 15 रुपए में बिकेगा, इस मीन्स चीजें क्या होगी, प्राइस लेवल बढ़ गया। ठीक है, राज सहायता या सहायकी में कमी, सब्सिडी में कमी होगी तो चीजों की वैल्यू बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, उत्पादन में कमी होगी तो भी रेट बढ़ जाएगा। कमी क्यों, कारण कच्चा माल उपलब्ध नहीं है, मौसम है, सरकार ने नीति में परिवर्तन हो गया। ठीक है, जमाखोरी होगी तो भी डिमांड कम होगी ना उसकी। ठीक है, तो वो रेट बढ़ गया। फिर पूर्ति श्रृंखला में त्रुटियां हैं, जैसे भंडार गृहों की कमी है, परिवहन की कमी है। ठीक है, आयातक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाना, आगत के मूल्य में वृद्धि होगी। ठीक है, रुपए का मूल्य ह्रास होना, आयातक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होगी। ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं? मांग प्रबंधन उपाय ही, कि मांग को लेकर के हम चल रहे हैं। जैसे कैसे, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति संकुचित होनी चाहिए, और मौद्रिक नीति जब संकुचित होगी तो मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी, और जैसे मुद्रा आपूर्ति कम होगी तो लोगों की डिमांड क्या है, वो डिमांड भी कम हो जाएगी, और लोग क्या सोचेंगे कि हमारे तो इतनी डिमांड कम है और बिक भी नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, वो प्राइस लेवल को नीचे, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है कि मुझे किसी भी कीमत पे चीज चाहिए, है ही नहीं। ठीक है, अब इसमें देखो, राजकोषीय नीति, यह नीति सरकार की प्राप्तियों, राजस्व एवं व्यय से संबंधित होती है। सरकार की प्राप्ति कौन सी, जो सारा का सारा 266 में जाता है, आर्टिकल 266। ठीक है, चाहे वो उधार हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो फीस हो, चाहे वो फाइन हो, कुछ भी हो, चाहे सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया हो, वो सारा का सारा 266 में चला गया। ठीक है, ये जो राजकोषीय नीति होती है, उस 266 से कितना एक्सपेंडिचर किया है, मतलब प्राप्तियों और व्यय से संबंधित होती है। इसमें इसे बजटीय नीति भी कहा जाता है। उपाय क्या है, कर है, कर से रिलेटेड क्या उपाय करने चाहिए, मांग को लेकर के, कि मांग को कम किया जाए, मांग को न बढ़ना दिया जाए। ठीक है, प्रत्यक्ष कर बढ़ा दो, प्रत्यक्ष कर बढ़ा देंगे तो क्या होगी, प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, और मांग भी कम हो जाएगी। ठीक है, मांग को ही मत बढ़ने दो, मतलब वो सारे काम इसके अंदर आएंगे जो मांग को कम करते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष जो कर है, अप्रत्यक्ष कर को घटा दो, मूल्य ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक व्यय कम करना चाहिए, सार्वजनिक ऋण उधारी आरबीआई से नहीं लेना चाहिए, अन्य से लेना चाहिए। आरबीआई से जैसे ही आप ऋण लोगे, आरबीआई से क्यों नहीं लेना चाहिए, वो ज्यादा इंटरेस्ट आरबीआई से जैसे ही, आरबीआई मना नहीं करेगा, आरबीआई से जैसे ही आपने लोन ले लिया तो क्या करना पड़ेगा, आरबीआई लोन क्यों देगा, आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेगी तभी लोन देगी। जैसे ही आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी चलेगी, आरबीआई ने करेंसी को प्रिंट करना शुरू कर दिया, और प्रिंटिंग करेंसी वो मनी सप्लाई को बढ़ा देगी। मनी सप्लाई को बढ़ाने से फिर वही इनकम बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, और हमें डिमांड को कम करना है। ठीक है, इसलिए आरबीआई से नहीं लेना चाहिए, अन्य से लेना चाहिए। अन्य से लेने से मतलब क्या है, आरबीआई से नहीं लेंगे तो और कहां से लेंगे, मार्केट से,
मार्केट से कैसे बॉन्ड इश्यू कर दिया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बॉन्ड इश्यू कर दिया, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, 1 साल के बाद दूंगा, तो मनी सप्लाई को कंज्यूम कर देंगे। जब लोगों के पास मनी सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिक डिमांड कम हो जाएगी। समझ गए? इस नीति से बजटीय घाटे को कम करना चाहिए, मतलब सार्वजनिक व्यय को कम करना चाहिए। पूर्ति प्रबंधन उपाय, अब हमें पूर्ति प्रबंधन उपाय को करना पड़ेगा। ठीक है, अभावग्रस्त वस्तुओं का आयात करना, पूर्ति कम होने से तो प्राइस बढ़ता है, हमने देखा था अभी। जो अभावग्रस्त वस्तुएं हैं उनका आयात करना चाहिए। जैसे भारत क्या है, भारत सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, मैक्सिमम प्रोड्यूसर है दालों का, लेकिन मैक्सिमम कंज्यूमर भी दालों का एक्सपोर्टर कंज्यूमर भी है। ठीक है, तो दालों का अभाव भी हो जाता है कि कम प्रोड्यूस हो रही है, मांग ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा को वो क्या करता है, आयात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अभावग्रस्त वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, अभावग्रस्त हैं जैसे दाल हैं, अभावग्रस्त हैं, हम इनको इंपोर्ट कर रहे हैं, जब हम उनको इंपोर्ट कर रहे हैं दालों को, ठीक है, और एक तरफ से एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, कमी है ऑलरेडी, एक्सपोर्ट बंद करो फिर उसका। उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन, उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन कैसे, सहायकी दे करके, सब्सिडी दे करके, कर कम करके, टैक्स कम कर दो, आधारभूत ढांचा डेवलप करके, आधारभूत ढांचा कैसे, कोल्ड स्टोरेज बना दो, भाई आलू रख दो, सेब रख दो। ठीक है, लेकिन आलू और सेब बनाने के लिए, उनको रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज ही नहीं होगा तो क्यों प्रोड्यूस करेंगे लोग, उसको नहीं करेंगे। ठीक है, व्यवसाय की सुगमता, इसको बढ़ा करके, व्यवसाय की सुगमता में क्या आता है, मान लो आप कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हो तो आपको बिजली कनेक्शन कितनी देर में मिल रहा है, ठीक है, आपको सरकार की तरफ से सपोर्ट किस, मतलब कुछ भी हो, वो व्यवसाय की सुगमता में आता है। क्या आपको बिजली कनेक्शन लेने के लिए पैसे तो नहीं देने पड़ रहे किसी कर्मचारी को, आपको लेट तो नहीं कर रहे हैं कि आपको 10 दिन के बाद मिलेगा, 6 महीने के बाद चक्कर, ये व्यवसाय की सुगमता को कम करते हैं। ठीक है, जमाखोरी पर प्रतिबंध, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाया गया। जैसे प्याज का रेट कभी कभी 100 रुपए किलो हो जाता है, खाना बंद कर देते हैं, क्यों, जमाखोरी हो जाती है। जमाखोरी यही सोच करके करते हैं कि हाँ फ्यूचर में इसका रेट बढ़ेगा, मैंने तो 50 रुपए किलो खरीद लिए, ये प्याज खराब होने वाला है नहीं, मैं इसको यहाँ रखूंगा, और जब 100 रुपए किलो हो जाएगा मैं इसको वो करूंगा। ये होती है जमाखोरी। ठीक है, टमाटर का भी रेट कई बार बढ़ जाता है, पिछले साल 200 रुपए किलो था। ठीक है, मैं बोल रहा था घर वालों को, मैं तो अपनी नौकरी छोड़ करके टमाटर की दुकान खोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें कमाई थी। पूर्ति श्रृंखला में सुधार, पूर्ति श्रृंखला में सुधार करो। ठीक है, भंडार घरों में वृद्धि करो, उत्पादन को बढ़ाओ, भंडार घरों में वृद्धि होगी मतलब आधारभूत ढांचा बन गया तो उत्पादन बढ़ेगा। परिवहन में सुधार करो, ठीक है, आधारभूत ढांचे में सुधार करो। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करो, मोस्ट इंपोर्टेंट, न्यूनतम एमएसपी में। ठीक है, एमएसपी में मान लो दाल है, कमी है, उत्पादन को इंसेंटिवाइज करना है तो एमएसपी बढ़ा दो ना दालों का। दालों का जैसे ही एमएसपी बढ़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, किसानों को पता चलेगा किसी कम्युनिकेशन के माध्यम से कि दालों का एमएसपी बढ़ गया, तो जो किसान है वो दालों को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। और दाल प्रोड्यूस करने के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन सिक्वेस्टेरियन होगा, ठीक है, कार्बन सिक्वेस्टेरियन होगा, और जो दालों वाली जो फसलें हैं ना वो धरती में, पृथ्वी में क्या करती हैं, वो जमीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं राइजोबियम के द्वारा। ठीक है, इसके काफी ज्यादा वो हैं। अधिकतम मूल्य निर्धारित करना एवं कालाबाजारी को रोकने हेतु प्रशासनिक उपाय, ये समझ आया। अधिकतम मूल्य निर्धारित करना, अधिकतम मूल्य निर्धारित करने का, मान लो मैंने प्याज स्टोरेज कर रखे हैं, मैंने क्या सोच रखा है कि 100 रुपए हो गए तब बेचूंगा, मैंने कोल्ड स्टोरेज उनको कर लिया, स्टोरेज जमाखोरी कर ली। लेकिन सरकार ने क्या कराया, सरकार ने कैप लगा दी कि अधिकतम मूल्य प्याज का 60 रुपीज ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं खरीदना। सरकार ने लगा दी कैप, तो मैं क्या, फिर वो ऑटोमेटिक खत्म होगा कि क्या फायदा जब मुझे मिलने 60 रुपए हैं। ठीक है, 1-2 रुपए के लिए मैं इतना एरिया, इतना खर्चा लगाऊंगा इसको स्टोरेज करने में, देख रख में, तो ये ठीक नहीं होगा। तो ये हो गए इसको कालाबाजारी को रोकने तो प्रशासनिक उपाय। कैसे छापेमारी करना, ये अभावग्रस्त वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से विक्रय। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से विक्रय कैसे,
बताओ कैसे? जैसे सरसों का तेल है, बहुत महंगा होता चला जा रहा है, ठीक है, और ये अभावग्रस्ती है, मान के चलो आप, क्योंकि सरसों नहीं उगा रहे हैं इस एरिया में, बहुत कम उगाई जाती है। तो सरसों कम उगाई जाती है तो सरसों के तेल बढ़ गया। सरसों का तेल इतना जरूरी है, मान लो परिवार में खाने के लिए, खाद्य वस्तु है, तो उसको वो अभावग्रस्त वस्तु है पीडीएस सिस्टम के माध्यम से आ गई, सार्वजनिक वितरण वितरण प्रणाली के माध्यम से। तो ऐसे ही है, पहले चीनी भी आती थी, चने भी आते थे, दाल भी आती थी, कोरोना काल में बहुत कुछ आया है, ठीक है, अभावग्रस्त वस्तुएं ही दाल ही है, दाल भी आती थी पहले, ठीक है। बफर स्टॉक से वस्तुओं को जारी रखना, बफर स्टॉक से, ठीक है। मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या हैं, इनको देखो, इनको कल कर लेते हैं, ठीक है।